सभी को स्क्रीन दिख रही है बच्चों? कोई क्लास चल रही है क्या अभी? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का ही कंटिन्यू पोर्शन है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना प्रोटीन बाइंडिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आपके ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है? प्रोटीन बाइंडिंग पे डिपेंड करता है। तो इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक सेपरेट हेडिंग दे दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे प्रोटीन बाइंडिंग से रिलेटेड क्या है। और कई बार अगर आप जीपेट का पेपर उठा के देखोगे तो लगभग एक आध दो बार ही ऐसा हुआ होगा कि प्रोटीन बाइंडिंग से क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज हर साल प्रोटीन बाइंडिंग से क्वेश्चन है। चलो, इसीलिए इसको सेपरेट चैप्टर ही दे दिए। अल्टीमेटली इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं इसके ना कॉन्सेप्ट्स को समझा देता हूँ, फिर स्लाइड में जो लिखा है उसको एक बार अपन रीड कर लेंगे। तो पहले बहुत आराम से इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ ली तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। बाकी जो एग्जाम्पल्स और बाकी जो चीजें याद करनी है वो आपको याद करनी होगी, मैं हाईलाइट कर दूंगा ये चीजें बच्चों आपको याद करनी है। ठीक है, चलो। तो एक बार पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर प्रोटीन बाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो सिंपली जैसा हम समझते हैं बच्चों की एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन के बाद आपकी ड्रग जो है वो ब्लड में आ चुकी है, ठीक है ना। चाहे वो एब्जॉर्प्शन के कारण आई हो या आपकी जो ड्रग है वो सीधे इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन में आ गई, लेकिन आपको ये समझना है कि जो आपकी ड्रग है वो ब्लड में आ गई है। ठीक है, नाउ योर ड्रग रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। आपकी ड्रग जो है बच्चों वो ब्लड में आ गई है। तो एज्यूम कर लेते हैं हम कि हमारे पास ये ड्रग है और ये ड्रग अब आपकी कहाँ पर पहुंच गई है? ये ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ब्लड में पहुंच गए। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, हमारा जो ब्लड है बच्चों या प्लाज्मा है, ठीक है ना, ब्लड बोल दो या इसको आप प्लाज्मा बोल दो, यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। ठीक है ना, ब्लड में या प्लाज्मा में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और ये जो प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन पर मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं कि सपोज ये प्रोटीन है, ठीक है, तो इसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं कि सपोज यहाँ पर हमारे पास ये एक प्रोटीन है, ठीक है, और ये एक हमारे पास दूसरा प्रोटीन। ठीक है, तो ब्लड में ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो हमारे पास ब्लड में आप देख रहे हो ये प्रोटीन है। एग्जाम्पल के लिए हम लिख देता हूं यहाँ पर कि हमारे पास सपोज एक जो है वो एल्बुमिन प्रोटीन है और एक जो है वो अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, तो दो प्रोटीन है। एल्बुमिन प्रोटीन एसिडिक ड्रग से बाइंड होता है। एल्बुमिन प्रोटीन हमेशा रखना बच्चों, एसिडिक ड्रग से बाइंड होता है। और अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो बेसिक ड्रग से बाइंड होता है। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सी बात आपको याद रखना है, एल्बुमिन जो है वो एसिडिक ड्रग से बाइंड होता है और एसिड ग्लाइकोप्रोटीन जो है बेसिक ड्रग से बाइंड होता है। जनरली ये हमको कैसे पता चलेगा कि कोई ड्रग एसिडिक है या बेसिक है? वैसे तो अगर मैं बात करूं तो वो हमको टाइट्रेट करने पर ही पता चलेगा कि एसिड है या बेस है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि कुछ थोड़ा बहुत आइडिया जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकें कि कौन कौन सी ड्रग एसिडिक है या बेसिक है, तो एक तरीका बताता हूं बच्चों में याद करने का कि अगर कोई भी ड्रग का आप नाम देख रहे हो, ठीक है ना, कोई भी ड्रग अगर आपको लिखी है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो एसिडिक है? तो याद रखना, एसिडिक ड्रग जो है वो हमेशा, जो एसिडिक ड्रग होती है वो हमेशा सॉल्ट बनाती है। एसिडिक ड्रग सॉल्ट फॉर्म सॉल्ट विथ केटायन। एसिडिक ड्रग हमेशा केटायन के साथ सॉल्ट बनाएगी। ठीक है ना, केटायन मतलब सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। कभी भी कोई भी अगर ड्रग इनके साथ सॉल्ट बनाती हुई दिख रही, जैसे डाइक्लोफिनिक सोडियम, ठीक है, डाइक्लोफिनिक डाइक्लोफिनिक सोडियम, तो ये सोडियम के साथ यदि कोई सॉल्ट बन रहा है, किसी भी केटायन के साथ यदि आपको सॉल्ट बनता हुआ दिखेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि दैट दैट ड्रग इज एसिडिक नेचर। ठीक है ना, चलो।
भाई रिलेवेंस कमेंट ही किया करो जब मैं अगर कोई चीज समझा रहा होता हूँ, ठीक है ना। अननेसेसरली मैं आपको मॉड्यूल नंबर और पेज नंबर बताने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखो, वो जाकर के आप अपना मॉड्यूल नंबर बुक पलटा के देख सकते हो आप। ओके। तो अगर कोई भी ड्रग एसिडिक है आप कैसे पहचानोगे? तो आपके पास पहचानने का एक तरीका है। अगर कोई ड्रग सॉल्ट फॉर्म में है तो आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि कोई भी एसिडिक कंपाउंड, ठीक है ना, कैटायन के साथ सॉल्ट बनाता है। एसिड की खास बात क्या है कि कोई भी एसिड जो है वो कैटायन के साथ सॉल्ट बनाता है। और बेसिक ड्रग जो होती है ना बच्चों, बेसिक ड्रग जो होती है, बेसिक ड्रग फॉर्म सॉल्ट विथ एनायन। कोई भी बेसिक ड्रग होगी तो वो एनायन के साथ सॉल्ट बनाएगी। जैसे एनायन की अगर मैं बात करूं तो एनायन क्या होते हैं? जैसे सल्फेट एनायन हो गया, ठीक है, क्लोराइड एनायन हो गया, ब्रोमाइड एनायन हो गया, दीज आर द एनायन। ठीक है, जैसे एक दो नाम में लिख देता हूँ, बाकी तुम लोग ने एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये बेसिक ड्रग होगा। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तुम लोग को तो और भी नाम पता होंगे, मेरे को जो एक दो याद आ रहे हैं मैं लिख दे रहा हूँ। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये क्या होंगे बच्चों? बेसिक ड्रग होंगे, जो भी किसी एनायन के साथ सॉल्ट बनाएंगे, जो भी किसी एनायन के साथ सॉल्ट बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे? बेसिक। दूसरा याद रखना, जिस किसी के नाम में भी ये लास्ट में आई एन ई आता है, ठीक है ना, एक याद रखने का तरीका बता रहा हूं। अगर नाम के आखिरी में आई एन ई आता है तो मोस्टली वो बेसिक ही होगा, ठीक है। तो एसिड और बेसिक ड्रग को, बस एक सेक ऑफ इंफॉर्मेशन था कि एसिडिक और बेसिक ड्रग को आप इस तरीके से पहचान सकते हो वो किससे जुड़े। अच्छा, अब मैं ये बता रहा था कि जब कभी भी हम बॉडी में बात करते हैं तो ये वस्कुलर फ्लूइड है, ठीक है ना, जो हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जो प्रोटीन हो गया वो प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। इसके अलावा जो प्रोटीन होते हैं बच्चों वो हमारे टिश्यू में भी होते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो है वो टिश्यू में भी होते हैं। तो प्रोटीन आपको दोनों जगह देखने को मिल रहे हैं। प्लाज्मा में भी प्रोटीन देखने को मिल रहा है और टिश्यू में भी प्रोटीन देखने के लिए मिलता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो प्रोटीन है बच्चों, इस प्रोटीन के पास बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है ना। लेकिन इस प्रोटीन के पास जो बाइंडिंग साइट होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती है, वो नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। यहां पर अगर हमने लिखा प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन, हर एक जो प्लाज्मा प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूं, प्लाज्मा प्रोटीन के पास नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर इसके पास ये साइट है तो जरूरी नहीं है कि इसकी इस साइट पर एक ही ड्रग जुड़ सकती है। जैसे मैंने कहा ना, अगर एल्ब्यूमिन है तो कोई भी एसिडिक ड्रग आकर के इससे जुड़ सकती है, ठीक है ना। और दूसरा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक प्रोटीन के पास एक ही बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है ना। प्रोटीन के पास एन नंबर ऑफ, ठीक है, एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा बाइंडिंग साइट हो सकती है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है प्रोटीन के पास एक ही बाइंडिंग साइट होगी। प्रोटीन के पास मल्टीपल बाइंडिंग साइट हो सकती है, एन नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट हो सकती है, और बहुत सारी एसिडिक ड्रग आकर के इस पे जुड़ सकती है। आपको ये चीज एकदम से क्लियर रखनी है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये समझना है कि कई बार अभी तुम आगे पढ़ोगे तो कई जगह लिखा होगा वारफेरिन साइट, ये साइट। तो क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पर, ठीक है ना, अलग अलग टाइप की ड्रग आ गई है, तो जिस ड्रग की बाइंडिंग उस प्रोटीन में सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना, उसके बिहाफ पे नाम रख दिया जाता है। जैसे मान लो किसी एरिया में इलेक्शन हो रहा है, दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों को वोट मिलेंगे, ऐसा नहीं कि वोट सिर्फ एक को, जो जीता सिर्फ उसी को वोट मिलता है, जो हारा उसको वोट नहीं मिलता है। फर्क इतना होता है, जो जीतता है उसको वोट थोड़े से ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो कंस्टिट्यूंसी होती है, जो एरिया होता है, वो उसके नाम से जाने लग जाता है कि ये कंस्टिट्यूंसी इस एमएलए की है, इस एमपी की है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाकी जो दूसरा पर्सन था, ठीक है ना, उसके पास कोई वोट नहीं है या उसके पास बाइंडिंग साइट नहीं है। तो कई बार जब आप बुक में पढ़ोगे तो कई बार प्रोटीन पे पर्टिकुलर साइट लिखा होगा कि हाँ ये वारफेरिन की साइट है या ये बेंजोडाइजेपिन साइट है। तो उसका मतलब ये होता है कि कंपेरेटिवली दूसरे ड्रग के कंपेरेटिवली उसकी बाइंडिंग एफिनिटी वहां पर ज्यादा है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी भी प्रोटीन पर केवल एक ही टाइप की ड्रग बाइंड होगी, दूसरी ड्रग बाइंड नहीं हो सकती। तो याद रखना,
एल्ब्यूमिन पे सारी एसिडिक ड्रग बाइंड हो सकती हैं और अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन पर सारी बेसिक ड्रग बाइंड हो सकती है। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि यहां पर ये जो ड्रग है, ठीक है ना, अब ये जो ड्रग है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर 2-3 प्रोटीन बना देता हूं। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, सपोज ये मैंने एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाया है, ठीक है। अब यहां पर मैंने देखा कि जो मेरी ड्रग है, ये मेरी ड्रग जो है बच्चों, वो जाकर के इनसे बाइंड हो रही है, ठीक है। तो मैंने देखा यहां पर दो जो मॉलिक्यूल थे वो इससे जाकर के क्या हो गए, बाइंड हो गए, ठीक है ना। अभी बाकी ये जो मॉलिक्यूल है वो इससे जाकर के बाइंड नहीं हुए। तो इसका मतलब है मेरे पास यहां पर एक ये वाली ड्रग है, तो ये वाली ड्रग ने क्या किया है, प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया है। तो ये प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स है, तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज कॉल्ड बाउंड ड्रग। ये क्या कहलाएगी बच्चों मेरी, ये बाउंड ड्रग कहलाएगी। जो भी ड्रग प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी, ठीक है, जो पीडी कॉम्प्लेक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड ड्रग। और याद रखना जो बाउंड ड्रग है, जब तक कोई भी ड्रग बाउंड है वो एक्टिव नहीं हो सकती। कोई भी ड्रग यदि बाउंड है तो बाउंड फॉर्म में वो इनएक्टिव रहेगी। एक्टिव होने के लिए उसको फ्री फॉर्म में आना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी ड्रग जब तक बाउंड है, ठीक है, वो इनएक्टिव रहेगी। और ये वाली जो ड्रग है, ये वाली जो ड्रग है, ये कौन से फॉर्म में, अनबाउंड फॉर्म में। तो जो ड्रग अनबाउंड फॉर्म में है वो कैसी रहेगी, वो हमेशा एक्टिव रहेगी, ठीक है। तो हमको यहां पर यही समझना है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ड्रग फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगी, तो जो अनबाउंड ड्रग होगी प्लाज्मा के अंदर, जो ड्रग प्लाज्मा के अंदर अनबाउंड होगी, वही ड्रग क्या शो कर सकती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर सकती है। बाउंड ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करती। तो ये फायदा क्या हुआ बाउंड होने का, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है बच्चों प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग की। तो जो ये अनबाउंड वाला फॉर्म है, ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा, टिश्यू में जाएगा, और जाकर के अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स इफेक्ट जो भी मिलना होगा, जिस टिश्यू से बाइंड होगा वो एक्शन मिलेगा। फिर धीरे धीरे यहां से क्या होगा, ये डिटैच होता जाएगा ड्रग। अब जैसे एग्जांपल के लिए समझो, यहां पर हम मान लो कुछ टिश्यू बना देते हैं, ए, बी और सी, ठीक है। अभी मैंने देखा कि यहाँ पर ये जो ड्रग है, ये दो ही प्रोटीन से बाइंड हुई, बाकी प्रोटीन से बाइंड नहीं हुई। और ये कहां पर मूव कर गई बच्चों, ठीक है, ये अनबाउंड ड्रग कहां पर मूव कर गई, ये मूव कर गई टिश्यू प्रोटीन में, एक्स्ट्रा वस्कुलर रीजन में ये मूव कर गई, ठीक है। ये मूव कर करके कहां चली गई, एक्स्ट्रा वस्कुलर रीजन में। अब मैंने देखा ये, मैंने क्या देखा कि जो मेरा ए है वो मेरा टारगेट साइट है, ठीक है ना। मैंने क्या देखा कि सपोज ये जो ए है बच्चों, ठीक है ना, दिस ए इज टारगेट साइट। ये ए मेरा क्या है, ये टारगेट है। इस ए वाले ऑर्गन पर मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, बी और सी ऑर्गन पे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। लेकिन मैंने क्या देखा कि सपोज इस ए पर, ठीक है ना, एक ही बाइंडिंग साइट है। ए पर कितनी बाइंडिंग साइट है, ए पर एक बाइंडिंग साइट है। क्योंकि यहां पर ज्यादा अनबाउंड ड्रग है, तो एक ड्रग जो है बच्चों वो आ करके इस, एक तो आकर के इस पे बाइंड हो गया। अब बाकी इस ए वाले पे बाइंड नहीं हो सकता, वो फ्री है, तो वो जाकर के क्या कर रहा है, दूसरे ऑर्गन पे बाइंड हो रहा है। तो दूसरे ऑर्गन पर जब ये बाइंड हो रहा है, तो यहां पर तो उसने थेरापेटिक रिस्पॉन्स निकालेगा, ठीक है ना। और यहां पर जो भी होगा साइड इफेक्ट होगा, वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। बाकी ऑर्गन पर क्या निकालेगा, वो साइड इफेक्ट निकाल सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जितनी ज्यादा अनबाउंड ड्रग होगी, अनबाउंड ड्रग जितनी ज्यादा होगी, वो उतने ज्यादा टिश्यूज में इंटर करेगी। तो अगर ज्यादातर ड्रग अगर आपको अनबाउंड देखने को मिल रही है, अनबाउंड ड्रग है, ठीक है, तो याद रखना अगर ज्यादा ड्रग अनबाउंड है, मोर अनबाउंड ड्रग,
अगर आपकी अनबाउंड ड्रग ज्यादा है, ठीक है, तो वीडी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितनी अनबाउंड ड्रग है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा। आपके प्रोटीन से जितनी ड्रग बाइंड होगी उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, क्योंकि वहां पे फ्री ड्रग का अमाउंट कम होगा। तो जल्दी बताओ, ये वाला पॉइंट सबको, यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, क्लियर है बात सभी को? ओके, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, कि अब हमारे पास दो कंडीशन है कि जब ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगी तो क्या होगा, और जब आपकी ड्रग टिश्यू से बाइंड होगी तो क्या होगा। ठीक है भाई, आपकी ड्रग को लंग्स पे इफेक्ट देना था, वो अननेसेसरली जाकर के, ठीक है, जैसे ऐसे समझो, अगर मान लो, अगर मान लो आप कहीं पर सपोज स्कूल या कॉलेज या कहीं पर भी आप कोई लेक्चर अटेंड करने के लिए गए, ठीक है ना, आप जहां पर लेक्चर अटेंड करने के लिए गए वहां पे 10 स्टूडेंट गए, लेकिन जिस क्लासरूम में लेक्चर चल रहा था वहां पर 5 ही सीटें थी, तो 5 स्टूडेंट तो बैठ गए। अब 5 स्टूडेंट अभी भी बाहर हैं। अब वो बाहर वाले क्या करेंगे, यहां वहां घूमेंगे, ठीक है ना, वो कहीं पर भी बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लो उनने किसी चीज को तोड़ दिया या कुछ और मस्ती, तो उससे क्या होगा, कोई ना कोई दूसरा इफेक्ट आएगा, जिस इफेक्ट के लिए उनको जो पढ़ने के लिए लर्न करने के लिए भेजा था वो काम नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है, अनबाउंड ड्रग ज्यादा है और रिसेप्टर जितने भी हैं वो सैचुरेट हो गए हैं, तो दूसरे ऑर्गन पे क्या देने लगेगा, एडवर्स इफेक्ट। इसीलिए हम चाहते हैं कि धीरे धीरे प्रपोर्शन से प्रोटीन से ड्रग रिलीज होते जाए और वो धीरे धीरे टारगेट साइट पर पहुंचते जाए। तो याद रखना बच्चों, जो भी ड्रग प्रोटीन में ज्यादा बाइंड होती है ना, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी लंबे टाइम तक देखने को मिलता है, और जो कम बाइंड होती है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी शॉर्ट होता है। तो एक बार चलो मैं एक दूसरी स्लाइड में इसको लेकर के समझा देता हूँ। चलो मैं तुम लोग के लिए इसको पेज को भी सेव कर देता हूँ। ओके, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। मैं दूसरा जस्ट वन मिनट ना, एक दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। ओके, चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं कि क्या होगा, एक तरफ प्लाज्मा प्रोटीन ले लेते हैं, बहुत ध्यान समझना चाहिए, जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ सब यही समझा दूं। और एक बार आपकी ड्रग जो है वो टिश्यू प्रोटीन से बाइंड हो रही, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। आपकी कोई भी ड्रग यदि आप ले रहे हो तो प्लाज्मा प्रोटीन से ही बाइंड हो सकती है, ठीक है ना। ओनली टारगेट साइट पर बाइंड होने से दूसरे, मैंने अभी तो समझाया ना भाई, टारगेट साइट पे बाइंड होने के बाद जो एक्स्ट्रा ड्रग बची वो दूसरी जगह जाएगी ना। अभी क्या बताया, 5 बच्चों की सीट है, 10 बच्चे वहां पर गए हैं। अगर आपकी ड्रग प्लाज्मा से बाइंड नहीं हो रही तो सारी की सारी ड्रग पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो दूसरी जगह पे भी जाएगी भाई, वहां पे जितनी साइट थी वहां बाइंड होगी, बाकी दूसरी जगह चली जाएगी। दूसरी जगह जाएगी तो वो कोई ना कोई एक्शन जरूर देगा, ठीक है। चलो, इतनी सिंपल सी बात है, इसमें क्यों समझ में नहीं आ रहा मेरे को नहीं पता। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड नहीं है, सारी की सारी ड्रग अनबाउंड है, तो वो जाएगी टारगेट साइट पे, जितना बाइंड हो सकती बाइंड होगी, बाकी रिमेनिंग साइट पे बाइंड होगी। अगर वो कम कम प्रपोर्शन में जाएगी, जैसे मान लो 50 सीटें हैं और अगर 40 स्टूडेंट आए, तो कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं घूमेगा, सारे के सारे स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन 50 से ज्यादा होगा तो बाहर घूम सकता है। चलो, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाइंडिंग की, ठीक है। तो बाइंडिंग में हमने कहा कि दो टाइप की बाइंडिंग पॉसिबल है, ठीक है ना। हम प्रोटीन बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कहा दो टाइप की प्रोटीन बाइंडिंग हो सकती है, एक वस्कुलर फ्लूइड में हो सकती है और एक एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड में होती है। अगर प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है, ठीक है ना, तो आपकी जो ड्रग है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, ठीक है ना। और अगर टिश्यू प्रोटीन ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। इसका मतलब है पीडी, या मैं क्या कह दूं, बाउंड ड्रग जो है वो ज्यादा है और अनबाउंड ड्रग जो है वो कम है, ठीक है। और जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अगर आपकी ड्रग टिश्यू में बहुत ज्यादा जा रही है, इसका मतलब अगर आपकी कोई ड्रग टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज्यादा शो कर रही है, इसका मतलब वीडी ज्यादा हो रहा है, ठीक है।
और यहाँ पर अनबाउंड ड्रग जो थी वो कम थी। ठीक है, तो एक ही लिख देता हूँ। इसका मतलब है अनबाउंड लिखने से अच्छा मैं लिख देता हूँ फ्री ड्रग। ठीक है, तो फ्री ड्रग जो होगी वो ज्यादा हो। ओके भाई, ड्रग का जो इंटरेक्शन है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो प्रोटीन से ही तो बनी हुई है। ठीक है ना। ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीज है, चाहे आप रिसेप्टर की बात कर लो, चाहे एंजाइम की बात कर लो, एवरीथिंग इज प्रोटीन। आपकी पूरी मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी, तो कहीं पर भी जाएगी तो इंटरेक्शन तो प्रोटीन से ही होना है। ठीक है। चलो, दूसरा क्या होता है बच्चों कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जब ड्रग बाइंड होती है ना, ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर प्रोटीन है प्लस ड्रग है, और इससे एक कॉम्प्लेक्स बन गया प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना बच्चों, ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बन गया है तो वापस से ये ब्रेक होकर के फिर से प्रोटीन और ड्रग अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इजीली अलग हो जाते हैं क्योंकि ये वीक बॉन्ड है, बहुत ही वीक बॉन्ड का इंटरेक्शन देखने के लिए मिलता है आपको यहाँ पर। ठीक है, वीक बॉन्ड होने की वजह से ये जो प्रोसेस होती है ये सिंपल रिवर्सिबल काइंड ऑफ प्रोसेस होती है। ठीक है, लेकिन जब कोई ड्रग टिश्यू के साथ बाइंड होती है, जब कोई ड्रग जो है ना वो टिश्यू के साथ बाइंड होती है, तो जनरली क्या होता है, यहां पर जो बॉन्ड बनता है ना बच्चों, ये स्ट्रांग बनता है। ठीक है ना। तो ये कंपेरेटिवली उतनी रिवर, ऐसा नहीं कि वो परमानेंट हो गया तो वो कभी डिटैच ही नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन इंटरेक्शन जो है, ठीक है ना, वो स्ट्रांग होगा। यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो ऐसे समझो, ठीक है ना, अगर आप एक कोई कमजोर स्टिक है उसको तोड़ रहे हो और एक बहुत मजबूत स्टिक है उसको तोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि जो मजबूत है वो कभी टूट नहीं सकता, लेकिन इतना इजी नहीं होगा उसका टूट पाना। इसका मतलब वो कंपेरेटिवली बहुत लंबे टाइम तक उसके साथ जुड़ा रहेगा। तो जब कभी भी कोई ड्रग टिश्यू के साथ इंटरेक्ट करेगी तो कंपेरेटिवली जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है ना। और यहां पर हम देख रहे हैं कि जो इंटरेक्शन जो है वो वीक है, बड़े आसानी से रिवर्सिबल हो रहा है, और यहाँ पे इतनी आसानी से रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है ना। लिख देता हूँ वरना अभी ये भी कमेंट करने लग जाओगे। नॉट इजिली रिवर्सिबल, ये आसानी से रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, सम काइंड ऑफ इरिवर्सिबल बोल सकते हो आप, नॉट कंप्लीटली इरिवर्सिबल। ओके, तो यहां पर स्ट्रांग होगा, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन के कंपैरेटिवली बात करें, इसके कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगा और इसके कंपैरेटिवली इतने आसानी से रिवर्सिबल नहीं होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं भाई ड्रग बड़े आसानी से वीक है ना, प्रोटीन से फ्री हो जा रही है। फ्री हो जा रही है तो ये क्या होगा, जल्दी से ये जो ड्रग है ना, ये मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन में जाएगी और बॉडी से एलिमिनेट भी होगी। तो इस केस में हम देखते हैं अगर ड्रग आपकी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है, ठीक है ना, तो उसका हाफ लाइफ जो है वो कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ड्रग जाकर के कंप्लीटली टिश्यू प्रोटीन में बाइंड हो रही है तो इसके कंपेरेटिवली आप देखोगे उसका हाफ लाइफ थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो कंपेरेटिवली उसका हाफ लाइफ ज्यादा आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्शन की, तो जब तक आपकी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है आपको कोई एक्शन नहीं मिलेगी, नो थेरापेटिक या फार्माकोलॉजिकल एक्शन। आपको वहां पर कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को नहीं मिलेगी। एक्शन तो तभी मिलेगी बच्चों जब आपकी ड्रग जो है वो जाकर के किसी टिश्यू से, ऑर्गन से, रिसेप्टर से बाइंड होगी, तभी जाकर के आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलेगी। ठीक है, तो एक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो एक्शन हमेशा याद रखना, जब तक वो अपने टारगेट टिश्यू पर जाकर के नहीं बाइंड हुई तब तक नहीं मिलेगी। दूसरा मैंने कहा था बच्चों की ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है, दूसरी कोई ड्रग आएगी, जैसे यहां पर समझो, मान लो अभी यहां पर कोई ड्रग है वो आकर के बाइंड है। ठीक है, यहां पर मान लो वारफरीन आकर के बाइंड है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लो कि वारफरीन है, वो आकर के यहां पर बाइंड हो गया। ठीक है,
तो उस मैंने कहा ना बहुत सारी साइट हो सकती है। तो सपोज यहाँ पर अभी एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, वॉरफरिन का मॉलिक्यूल आकर के बाइंड हो गया है और हम कह रहे हैं ये 99% बाइंड है और एक वारफरिन का मॉलिक्यूल जो है वो फ्री है, ठीक है। और ये वारफरिन का मॉलिक्यूल जो है वो अपनी एक्शन दे रहा है। चलो, अब हमने यहां पर देखा कि अगर मैं दूसरी कोई ड्रग दे दूं, ठीक है ना, अगर मैं दूसरी कोई ड्रग दे देता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं सल्फोनामाइड दे देता हूं, ठीक है। अगर मान लो मैंने एक ड्रग दे दिया, यहां पर एक ड्रग दे दिया, सपोज मैंने एक ड्रग दे दिया सल्फोनामाइड, ठीक है। सल्फोनामाइड अगर मैंने देखता हूं तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 हमने बाइंडिंग साइट इस केस में बना दी है। तो अब अगर मैं कहता हूं किसी एक पर्टिकुलर साइट के लिए जो सल्फोनामाइड है उसकी एफिनिटी ज्यादा है किसी एक पर्टिकुलर साइट के लिए, तो अगर मैं बात करता हूं सपोज इस वाली साइट के लिए सल्फोनामाइड की एफिनिटी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि इस साइट पर सल्फोनामाइड जाकर के बाइंड होगा और इसको क्या कर देगा, डिटेच कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एफिनिटी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एफिनिटी की वजह से भाई जिसकी एफिनिटी ज्यादा है वो जाकर के उस वाली साइट पर बाइंड होगा और जो ड्रग वहां पर बाइंड है उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वाली बात कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन में होती है, ये कभी भी टिश्यू प्रोटीन में नहीं होती, ठीक है ना। तो जो ड्रग इंटरेक्शन बोल दूं, ड्रग डिस्प्लेसमेंट बोल दूं, ये केवल कहां पर पॉसिबल होता है, प्लाज्मा प्रोटीन पे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर मैं ड्रग डिस्प्लेसमेंट कह दूं, डिस्प्लेसमेंट कह दूं या इंटरेक्शन कह दूं, ठीक है ना, ये इंटरेक्शन ही हो रहा है। तो ड्रग डिस्प्लेसमेंट या इंटरेक्शन आपको प्लाज्मा प्रोटीन के केस में देखने को मिलता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर इस टाइप का इंटरेक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पर इस टाइप का इंटरेक्शन देखने के लिए टिश्यू प्रोटीन में आपको जनरली देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब इससे होगा क्या भाई, ड्रग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो सपोज मैंने कहा कि ये जो वन मॉलिक्यूल है, फ्री वन मॉलिक्यूल इज सफिशिएंट फॉर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है ना, ये एक मॉलिक्यूल जो फ्री था वो सफिशिएंट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे पा रहा था, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जो था, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन, भाई कोई भी ड्रग जाएगी तो पहले प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड होगी ना, ओके। टिश्यू प्रोटीन में, ठीक है, क्योंकि ये तुमको सबको पता है भाई, टिश्यू में वो अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर से जाकर के जुड़ती है और रिसेप्टर में जब जाके जुड़ती है तो जुड़ने के बाद क्या होता है, या तो उस ड्रग का इंटरनलाइजेशन होगा या रिसेप्टर मीडिएटेड वहां पर प्रोसेस चालू हो जाएगी। आपने सब पढ़ा होगा ना, साइक्लिक पाथवे चल रहा है, कहीं पे जीपीसीआर पाथवे चलेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस और वो उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन में एक लोकल कॉम्प्लेक्स बना हुआ, यहाँ पर कोई चेंजेस, कुछ एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है ना, कोई एक्टिविटी ड्राइव नहीं हो रही उसकी वजह से, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो ड्रग डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इंटरेक्शन होगा, और हमने क्या देखा कि ये जो सल्फोनामाइड था, सपोज इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो अब अगर इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पर, ठीक है, अभी आ रही है सभी को क्लियर, वाइस आ रही है अभी सबको, ठीक है ना। चलो, क्लियर है वाइस सभी को, ओके। तो अभी ध्यान से सुनो, अभी क्लियर आ रही है सभी को, जल्दी रिप्लाई करो भाई, सभी को क्लियर आ रही है वाइस, वाइस आ रही हो सभी को तो फिर आगे बढ़े, ओके। चलो, अभी यहां पर देखो, तो हमने देखा कि भाई सल्फोनामाइड जो है वो यहाँ पर उसकी एफिनिटी ज्यादा है, ठीक ना, वो यहाँ पर आसानी से जुड़ सकता है एज कम्पेयर टू वारफरिन, तो उसने इसको रिप्लेस कर दिया। तो हमने क्या देखा, अगर एक मॉलिक्यूल सफिशिएंट था तो अब यहाँ पर वारफरिन जो है वो डिटेच होकर के आ गया है। अगर वारफरिन डिटेच होकर के आ गया है तो हम क्या देखेंगे, इसका जो कंसंट्रेशन था वो जस्ट डबल हो गया है, तो ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है।
तो हम कभी भी जब कोई ड्रग दे रहे होते हैं, अगर वहां पर चांस है कि वो प्रोटीन में डिस्प्लेसमेंट कर सकता है या इंटरेक्शन कर सकता है, तो हमको इस बात का ध्यान देना होगा कि इन ड्रग को कॉम्बिनेशन में मत दो, अदरवाइज इसकी वजह से, है ना, प्लाज्मा प्रोटीन डिस्प्लेसमेंट की वजह से किसी एक पर्टिकुलर ड्रग का एकदम से कंसेंट्रेशन बढ़ सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं हम, कि आपको टिश्यू प्रोटीन में इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर तुम देख रहे हो कि अगर कोई एक साइट पर एक से ज्यादा चीज जुड़ सकती है, तो कभी भी अगर एक साइट पर एक से ज्यादा चीज जुड़ सकती हैं, तो वहां पर जो फिनोमिना होगी वो कॉम्पिटिटिव नेचर की होगी। और अगर हम कह रहे हैं कि जहां पर कंपटीशन नहीं है, उसको हम कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो जनरली ऐसा एकदम 100% नहीं है, लेकिन हम हमेशा मेजोरिटी की, जो चीज की मेजोरिटी होती है उसकी बात करें। ठीक है ना, तो मेजोरिटी अगर आप कंपेरेटिवली बात करोगे तो प्लाज्मा प्रोटीन रिएक्शन इज कॉम्पिटिटिव एज कंपेयर टू टिश्यू प्रोटीन। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि किसी रिसेप्टर के अगेंस्ट में कॉम्पिटिटिव रिएक्शन नहीं होती। जो भी हम बात करते हैं, जब डिफरेंस के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है तो कंपेरेटिवली बात की जाती है। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन को यदि मैं कंपेरेटिव बोल रहा हूं तो उसके कंपेरेटिवली टिश्यू में कॉम्पिटिशन नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, अगर प्लाज्मा प्रोटीन हम यहां पर देख रहे हैं, तो ये जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, याद रखें। ठीक है, तो जितना ड्रग आपका फ्री होता जाएगा, ठीक है ना, जितना ड्रग फ्री होता जाएगा, ठीक है, तो अब यहां पर देखो एक और चीज समझ लो जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान समझना, दो चीजें होती हैं बच्चों। ठीक है, एक तो फ्री ड्रग है, ठीक है ना, फ्री ड्रग है, लेकिन दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, कि ये जो फ्री ड्रग है बहुत ज्यादा अलग अलग ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो फ्री ड्रग के केस में जो हाफ लाइफ है ना, वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी। ठीक है, ध्यान समझना, फ्री ड्रग के केस में भी अगर मान लो दो ड्रग हैं, ठीक है, दो अलग अलग टाइप की मैंने ड्रग ले ली, है ना, फ्री ड्रग, तो फ्री ड्रग के केस में भी ऐसा नहीं कि हर एक ड्रग का वीडी सेम होगा। ठीक है ना, फ्री ड्रग के केस में जिसका वीडी ज्यादा होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जब कभी भी आपको किसी ड्रग का, तो एक ऑर्गन से गई दूसरे ऑर्गन में गई, तो उसको मेटाबोलाइज होने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, अगर कोई ड्रग ब्लड में है लेकिन उसका वीडी कंपेरेटिवली कम है, ठीक है ना, वीडी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, टेकिंग टाइम इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वो मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा टाइम लेगा। लेकिन जिसका वीडी कम है, ठीक है ना, फ्री ड्रग की बात कर रहा हूं, अभी आप बाउंड और अनबाउंड वो नहीं करेंगे, स्पेशली हम सिर्फ फ्री ड्रग की बात कर रहे हैं कि भाई फ्री ड्रग है, तो हम कहते हैं कि फ्री ड्रग जो है वो जनरली अलग अलग ऑर्गन में जाती है, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि वो सब ऑर्गन में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है ना, तो फ्री ड्रग जनरली जाती है, लेकिन अगर हम ऐसी बहुत सारी ड्रग ले लें तो आप ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो कि कोई फ्री ड्रग ज्यादा जा रही होगी, कोई फ्री ड्रग कम जा रही होगी। तो अगर मैं ऐसी 8-10 ड्रग ले लूं और फिर मैं उसमें देखता हूँ कि कुछ ड्रग जो है वो कुछ ऑर्गन में ज्यादा जा रही हैं, तो जो ड्रग ऑर्गन में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। और ऐसी फ्री ड्रग, ठीक है ना, जो कम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है ना, वो फ्री फॉर्म में ब्लड में ही है ज्यादातर, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा, वो कम टाइम लेंगे। ठीक है, टेकिंग लेस टाइम इन मेटाबॉलिज्म, इसलिए वहां पर टी हाफ में आपको फर्क देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। एब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट होगा? भाई अभी एब्जॉर्प्शन की बात ही नहीं कर रहे, कोई भी ड्रग, ये बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन की। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस तो कब से आपकी ड्रग ब्लड में आ गई है। ठीक है ना, तो आप पहले चीजों को समझो, हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे जो भी चीज हो रही है वो ब्लड में आने के बाद अब ऑर्गन में जा रही है, तो एब्जॉर्प्शन का यहाँ कोई रोल काल ही नहीं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो फ्री ड्रग के केस में अगर मैं कॉमन सेंटेंस बोलूं तो कोई भी फ्री ड्रग है बच्चों, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर ऐसी बहुत सारी फ्री ड्रग को भी कंपेयर करोगे और उसमें से अगर आप पूछो कि भाई दो फ्री ड्रग हैं,
तो इसमें से कौन जल्दी जाएगी, कौन कम जाएगी, तो हम उन दोनों में भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो इसलिए अननेसेसरली पॉइंट में फंस के कंफ्यूज मत हो, जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए ना उसको माइंड में लेकर के चलो। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। तो अगले पॉइंट में समझो कि अगर कोई भी ड्रग जो है, ठीक है, इसको भी चलो एज इट इज, ठीक है, इसको भी मैं तुम लोग के वीडियो के साथ शेयर करवा दूंगा क्योंकि ये तुम्हारी स्लाइड में नहीं है, तो ये पॉइंट मैंने ऐड कर दिया। ओके, चलो तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट और समझो, फिर अपन जो इनके एग्जाम्पल वगैरह याद करने हैं उस पर चलते हैं। ओके, चलो बच्चों अगले पॉइंट पर आ जाओ, जो आपको समझना है। जनरली आप जब कभी भी समझने वाली चीज है यहाँ पर कि सपोज आपकी कोई भी ड्रग है, ठीक है ना, एसिड ड्रग होगी, बेसिक ड्रग होगी, ठीक है, ये तो आपको देखना पड़ेगा किस टाइप की ड्रग है और वो ड्रग कहाँ पर बाइंड हो सकती है, ठीक है। तो जब कभी भी हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, आपको इसका इफेक्ट जो है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान समझना है कि इसका इफेक्ट आपको कहाँ कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। कलर विजिबल हो रहा है क्या सबको ये? चलो, तो इफेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला इफेक्ट अभी हमने बात की है, प्रोटीन बाइंडिंग का इफेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूशन में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, ठीक है। तो पहला इफेक्ट सबको क्लियर है कि ये भी लिखूं मैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट क्लियर है। मोर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जितनी ज्यादा प्रोटीन बाइंडिंग होगी उतना कम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर हो गया पॉइंट सभी को? तो सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट होगा, ठीक है, सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड पैरामीटर की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में डिस्प्लेसमेंट बोल दूं या इंटरेक्शन बोल दूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या इंटरेक्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसकी जस्ट मैंने अभी बात की थी। और इसको एक और वर्ड में समझ लो बच्चों, वॉरफेरिन और सल्फोनामाइड जो समझे, अगर मैं केमिकल नेचर वाइज बात करूं तो मोर लिपोफिलिक ड्रग लेस लिपोफिलिक को रिप्लेस कर देती है, ठीक है ना। तो इंटरेक्शन वाइज याद रखना कि जो जो लिपोफिलिक नेचर की थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है, मोर लिपोफिलिक नेचर रिप्लेस या डिस्प्लेस द लेस लिपोफिलिक, ठीक है। ये एक जनरलाइज सेंटेंस लिखा है मैंने, बाकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एफिनिटी पे भी, भाई पर्टिकुलर जो साइड बनी हुई है आपके प्रोटीन की, ठीक है ना, अगर कोई चीज पर्टिकुलर उसका नेचर लिपोफिलिक नहीं भी लेकिन वो साइड के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, वहां पर जो ग्रुप है उससे वही बाइंड हो सकता है। तो मैंने कहा ना कि वो नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। अगर कोई दो चीजें हैं और दो चीजों में से ज्यादा सुटेबल जो होगा वो बाइंड हो सकता है, लेकिन एक जनरलाइज तरीके से यदि आप याद रखना चाहते हो तो याद रखना ज्यादा लिपोफिलिक वाली चीज जो है वो थोड़ा लेस लिपोफिलिक वाली चीज को चेंज कर देती है, ठीक है। तीसरा हमने देखा कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी अफेक्ट होता है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमको यहां पर चेंज देखने के लिए मिलता है अगर प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है, ठीक है, अगर प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है तो वो जो ड्रग है वो लंबे टाइम तक एक्शन देगी, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो रही है, फ्री हो रही है। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसा आएगा, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट नहीं? चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं कि जब कभी भी अगर मान लो किसी को किसी ड्रग की पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, या कोई ड्रग का एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, या कोई पर्सन है जो
डायलिसिस पर है, ठीक है। एक पर्सन है जो किस पर है बच्चों, मान लो सपोज वो डायलिसिस के ऊपर है, तो डायलिसिस में भी आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अब बहुत ध्यान से समझना, जनरली डायलिसिस में हम क्या करते हैं, सपोज ये मेरे पास एक डायलिसिस का चैम्बर है, ठीक है। अब यहां से मान लो किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई है हमारी बॉडी में, जैसे मैंने बोला था ना वारफेरिन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है। मान लो किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो हमने क्या किया, जो टॉक्सिसिटी हो गई थी, ठीक है, तो टॉक्सिसिटी वाला एक एक एंड से हमने उसको पास किया, ठीक है। यहां पर जो ड्रग था, आपकी डायलिसिस यूनिट ने उसको अलग कर दिया, और यहां से आपको फ्रेश वाला ब्लड मिल गया। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहां से आपका ब्लड इन हुआ, और जो भी चीज एक्सचेंज होनी थी, ठीक है ना, ब्लड के अलावा जो भी कुछ था वो वहां पर रिमूव हो गया, और यहां से ब्लड आउट हो गया। लेकिन समझने वाली बात यह बच्चों, कभी भी डायलिसिस की यूनिट में आप प्रोटीन को रिमूव नहीं करते, ठीक है। डायलिसिस की यूनिट, ठीक है ना, ड्रग को रिमूव कर सकती है, ठीक है ना, जो भी फ्री ड्रग है वो रिमूव हो सकता है, लेकिन ये इसको रिमूव नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि हमने उस सिस्टम को ऐसा बनाया ही नहीं है कि हमारे प्रोटीन को रिमूव करे। अगर उसने प्रोटीन को रिमूव कर दिया, ठीक है, प्रोटीन को रिमूव कर दिया, तो हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर एल्ब्यूमिन है तो वहां पर हाइपो एल्ब्यूमिनिया की कंडीशन बन सकती है। तो हमेशा याद रखना, ये कभी भी प्रोटीन को रिमूव नहीं करेगा। आपकी फ्री ड्रग को रिमूव कर सकता है, प्रोटीन को कभी भी रिमूव नहीं कर सकता। इसका मतलब है जो ब्लड आउट हुआ है, यहां पर पीडी कॉम्प्लेक्स तो प्रेजेंट है। इसका मतलब है अभी भी आपके ब्लड में वो धीरे 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 वो रिलीज होता रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसी कोई भी ड्रग जिसकी प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है, उसकी पॉइजनिंग के केस में आप डायलिसिस यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके ट्रीटमेंट में आप डायलिसिस यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप ऐसे कितनी बार डायलिसिस करोगे, अगर मान लो कोई पॉइजनिंग हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये जो तरीका है ये बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं होगा, वहां पर उसको बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जनरली आपको याद रखना है कि ऐसा किस केस में होता है या कब हमको देखने के लिए मिलता है, कि कुछ ऐसी ड्रग बच्चों जिसमें प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज्यादा होती है, वहां पर हमको डायलिसिस को अवॉइड करना होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, डायलिसिस अवॉइड इन केस ऑफ हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग टॉक्सिसिटी बोल देता हूं, या ठीक है, कोई भी एक्टिविटी, या अगर आप उसको चाह रहे हो कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो फिर टॉक्सिसिटी वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। तो आपको अवॉइड करना है कोई भी ड्रग जो बहुत ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होती है, उसमें डायलिसिस आपके लिए अच्छा सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, हाँ, जब तक कोई ड्रग प्लाज्मा से, देखो, अगर कहीं से आपका प्रोटीन फिल्टर नहीं हो सकता, तो जो ड्रग प्रोटीन से बाइंड है वो भी फिल्टर नहीं हो, ठीक है ना, वही फिल्टर होती है जो फ्री फॉर्म में है, ठीक है। तो अब इसको चाहे आप इसको चाहो तो ऐसे याद भी रख सकते हो, मैं एक बार बता देता हूँ ध्यान रखने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग हैं जो अभी आप स्लाइड में भी देखोगे, आगे आपको एग्जांपल मिलेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, जैसे एम्फेटामीन, जहां पर आपको डायलिसिस प्रोहिबिटेड है, आपको नहीं यूज करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। वेरापामिल की पॉइजनिंग में भी डायलिसिस आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ओपियोइड ड्रग के केस में भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, जैसे इस केस में इमिप्रामीन, ठीक है ना, इमिप्रामीन ही नाम होता है ना, हाँ, इमिप्रामीन ही, आई थिंक सो, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। तो एंटी डिप्रेसेंट की एक ड्रग, इसमें जो भी होती है, मैं एक लिख दे रहा हूँ, ट्राईसाइक्लिक, मोस्टली इस कैटेगरी में जो भी ड्रग होंगी वो ज्यादा प्रोटीन बाइंडिंग होती है।
ऐसी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होने वाली जितनी भी ड्रग होती हैं, डिजॉक्सिन्स वगैरह, ठीक है ना, डिजिटेलिस वाली जितनी भी ड्रग है, उस केस में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बेंजोडाइजेपिन्स वाली जो भी ड्रग हैं उसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं याद आ रहा मेरे को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी हैं बच्चों जहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, जनरली जहां पर आपको अवॉइड करना है, डायलिसिस को अवॉइड करना है, ठीक है। और जहां पर प्रोटीन बाइंडिंग कम होती है, जो ड्रग बहुत ज्यादा फ्री होती हैं, ठीक है, डायलिसिस जिनके लिए बहुत अच्छी सुटेबल मानी जाती है, ठीक है, चाहो तो वो भी याद रख सकते हो डायलिसिस। जैसे अगर याद रखना चाहो तो मीथेनॉल, मीथेनॉल, लिथियम एंड एस्प्रिन। मीथेनॉल, लिथियम और एस्प्रिन, ये कुछ ऐसी एडवर्स रिएक्शन है अगर इन ड्रग की होती है, तो यहाँ पर ये हाईली फ्री फॉर्म में है, तो इनको आप डायलिसिस के केस में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो और भी बहुत सारी हैं, मैंने कुछ दो चार एग्जांपल लिख दिया, लेकिन ठीक है, फिर भी आप ये कुछ एग्जांपल है वो याद रखना है। दूसरा एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बच्चों, डिसीज कंडीशन में भी, ठीक है, डिसीज कंडीशन में भी प्रोटीन बाइंडिंग जो है उसका रोल आपको देखने को मिलेगा। कि अगर मान लो किसी पर्सन को कोई किडनी डिसीज हो गई है, ठीक है ना, रीनल डिसऑर्डर अगर हमको वहां पर देखने को मिल रहा है, और हमको रीनल डिसऑर्डर में यूरिन में क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, ठीक है ना, यूरिन में हमको देखने को मिल रहा है कि उसकी यूरिन में सपोज एल्ब्यूमिन आ रहा है, ठीक है, उसकी यूरिन में एल्ब्यूमिन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है अगर यूरिन सैंपल में एल्ब्यूमिन आ रहा है, इसका मतलब है ब्लड में उसका लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो गया उसको। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि पर्सन वॉज सफरिंग फ्रॉम हाइपोएल्ब्यूमिनिया, ठीक है, तो किसका डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, किस चीज का डोज एडजस्टमेंट करना होगा। तो आपको पता है एल्ब्यूमिन एसिडिक ड्रग है, तो आपको एसिडिक ड्रग का डोज एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है, बेसिक ड्रग का डोज एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एल्ब्यूमिन बॉडी में कम हो रहा है, तो आपको किसका डोज एडजस्टमेंट करना होगा, आपको डोज एडजस्टमेंट करना होगा एसिडिक ड्रग का, ठीक है। भाई डायलिसिस बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, आपका जो ब्लड है, ठीक है ना, ब्लड के अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज है उसके अंदर, तो वो डायलिसिस यूनिट में फिल्टर आउट हो जाएगी और प्योर ब्लड जो है वो बाहर आएगा और उसको वापस से आप बॉडी के अंदर इंटर कर देते हो, ठीक है ना। लेकिन बॉडी का प्रोटीन कभी भी फिल्टर आउट नहीं होता, तो अगर कोई चीज प्रोटीन से जुड़ी है तो वो भी बाहर नहीं आएगी, ठीक है ना। एल्ब्यूमिन तो प्रोटीन है, वो यूरिन में कैसे आएगा, पहले ही लिखा है रीनल डिसऑर्डर हो गया है। भाई आपकी किडनी जो है वो प्रोटीन को फिल्टर करके वापस से ब्लड में पहुंचा देती है, लेकिन अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी तो डिसऑर्डर डिसीज के केस में यूरिन की टेस्टिंग ही क्यों करते हो, इसीलिए टेस्ट करते हो कि अगर आपका रीनल फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, तो आपको वहां पर प्रोटीन यूरिन सैंपल में देखने को मिलेगा, इसका मतलब है कि पर्सन को किडनी का कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर एल्ब्यूमिन आ रहा है तो फिर आपको ध्यान रखना है, अगर उस पर्सन को आप ऐसी कोई भी मेडिसिन दे रहे हो तो उसका डोज कम करके देना होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन इसके बारे में, जो भी पॉइंट्स हैं जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखने होंगे उन सब पॉइंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके सारे समझने वाले पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं अपन, तो एक बार स्पीड में अब अपन देख लेते हैं सारे पॉइंट्स को, तो जो भी चीजें याद रखने वाली हैं वो आपको सब याद रखना होगा। ओके, चलो तो मैं इसको भी आप लोग के लिए इसमें पीपीटी में ऐड कर देता हूँ। ओके, सबको दिख रहा है अभी, स्क्रीन दिख रही है सभी को। चलो, तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, अ ड्रग इन द बॉडी कैन इंटरेक्ट विद सेवरल टिश्यू, कोई भी ड्रग बॉडी के अंदर आ रही है तो बहुत सारे टिश्यू से इंटरेक्ट कर सकती है। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। जो ड्रग है वो ब्लड के अंदर भी हो सकती है, एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू मतलब
टिश्यू में भी जाएगी, ठीक है। चलो, अब उसने टिश्यू की भी जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी उसने दो चीज की बात की है कि कोई भी जो ड्रग है वो सेल के अंदर भी जा सकती है बच्चों, और सेल के बाहर। मतलब आपको पता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर भी होते हैं और सेल की सरफेस पर भी होते हैं। तो फर्दर आप कह सकते हो इंटर सेलुलर बाइंडिंग हुई है या एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग हुई है, ठीक है। तो इंट्रा सेलुलर बाइंडिंग का मतलब है कि कोई भी चीज जो है वो टिश्यू के लेवल पर होगी, सेल की सरफेस के लेवल पर होगी, ठीक है। तो बाइंडिंग इलिक्ट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स रिसेप्टर विथ विच ड्रग इंटरेक्ट टू शो रिस्पॉन्स आर कॉल्ड प्राइमरी रिसेप्टर, ठीक है। तो जहां पर भी वो रिसेप्टर सरफेस पे प्रेजेंट है और वहां से आपकी ड्रग जो है वो एक्शन दे रही है। एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग का मतलब है कि जो भी ड्रग है वो साइलेंट रिसेप्टर से बाइंड हो रही है विच डज नॉट इलेक्ट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। जनरली हमने इसकी बात भी की थी, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जहां पर नहीं मिल रहा मतलब वो प्रोटीन बाइंडिंग वाला पोर्शन है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग मतलब सेल के बाहर तो फिर सारी चीजें आती है। हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं बच्चों की टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। ये रिवर्सिबल होगा, वीक केमिकल बॉन्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। और जो टिश्यू बाइंडिंग है, ठीक है ना, वो या कोई भी बाइंडिंग अगर उसमें कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना, चाहे टिश्यू हो या प्रोटीन हो, अगर कहीं पर कोवेलेंट बॉन्ड हो, जनरली वो पॉइजन्स वगैरह के केस में या ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड वगैरह के केस में आपको देखने को मिलता है। अगर कोवेलेंट बाइंडिंग है तो बाइंडिंग जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है तो इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ब्लड कंपोनेंट, तो प्लाज्मा के प्रोटीन से भी बाइंड हो सकती है, ब्लड के सेल से भी बाइंड हो सकती है। तो जनरली हमको बात करनी है कि जो भी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की, ठीक है ना। हमारी बॉडी में कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो दिस इज अ मेजर टाइप ऑफ बाइंडिंग। दिस टाइप ऑफ बाइंडिंग इज हाइड्रोफोबिक, मतलब लिपोफिलिक बोल सकते हो। और जो बाइंडिंग होगी वो लूज टाइप की बाइंडिंग होगी, रिवर्सिबल होगी। और अगर हम बात करते हैं ऑर्डर क्या होगा, एल्बुमिन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा, देन अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, कंपेरेटिवली कई बार आपको लिपोप्रोटीन भी देखने को मिलेंगे, एंड ग्लोबुलिन, ठीक है। तो ऑर्डर याद रखना, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको ब्लड में प्रोटीन का देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो एल्बुमिन, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड ग्लोबुलिन, ठीक है। यहाँ पर वो वाले आयनिक बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि लंदन फोर्स वाले हैं, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं उनके पोलर नेचर की वजह से, ठीक है ना। कोवेलेंट या जो मेटल्स के बीच में वो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो वाले बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो जो भी आयनिक इंटरेक्शन है वो भी वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन का ही टाइप है। हाँ, ये कुछ चीजें हैं जो डेटा हैं आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली फिगर्स के फॉर्म में दिया हुआ है कि एल्बुमिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 65,000 मॉलिक्यूलर वेट है एल्बुमिन का। कंसंट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो 3.5 से 5 इसका कंसंट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल बाइंडिंग साइट हो सकती है, मैंने कहा था जो ज्यादा जुड़ेगा उसके हिसाब से नाम रख दोगे आप। तो जैसे चार नाम दिए गए हैं इसमें एल्बुमिन में बाइंडिंग साइट के, वारफरिन एज अ प्रोपाजोन बाइंडिंग साइट या एनएसआईडी बाइंडिंग साइट, डाइजेपाम, डिजिटॉक्सिन एंड टेमोक्सिफेन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कंसेंट्रेशन कितना है, रफली ध्यान रखना है, बहुत एग्जैक्टली ध्यान नहीं भी है तो चल जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इसका कंसेंट्रेशन वाइज सबसे ज्यादा है। अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करते हैं तो 44,000 है। कंसेंट्रेशन की बात करते हैं हम तो 1% के आसपास इसका कंसेंट्रेशन है। लिपोप्रोटीन आप देख रहे हो 2 लाख से लेकर के 3,40,000 के आसपास आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट देखने को मिलेगा, कंसेंट्रेशन वेरिएबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एल्बुमिन में सारी ड्रग बाइंड हो सकती हैं लेकिन मेजरली एसिडिक ड्रग बाइंड होगी।
अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन में मेजरली बेसिक ड्रग बाइंड होगी। लिपोप्रोटीन में भी बच्चों बेसिक ड्रग बाइंड होगी, और जो जितनी ज्यादा लिपोफिलिक होगी वो उतनी ज्यादा बाइंड होगी। ठीक है। दूसरा याद रखना है कि जो अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ओरोसोम्यूकॉइड। अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन का दूसरा नाम ओरोसोम्यूकॉइड है। लिपोप्रोटीन को आप लिपोप्रोटीन काइलोमाइक्रॉन्स भी कहते हैं। आपको पता होगा हमारी बॉडी में VLDL, LDL, HDL ऐसे बहुत सारे लिपोप्रोटीन्स देखने के लिए मिलते हैं। HDL अच्छा है, बाकी सब जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है। उन सबका लेवल जितना कम हो, VLDL, LDL का अच्छा है। HDL का लेवल ज्यादा होना, इसका मतलब कंपेरेटिवली लो डेंसिटी का लेवल कम होना होता है। ठीक है। तो ये नाम है, जैसे हम लिपोप्रोटीन मतलब जो लिपिड इससे ज्यादा जुड़ेगा, तो ऐसे काइलोमाइक्रोन इज अ काइंड ऑफ लिपिड। ठीक है। ऐसे ही जो चीज कंपेरेटिवली ज्यादा जुड़ रही है उसके बेसिस पे आप नाम रख रहे हो, तो इसको बस आपको याद रखना है इसका कॉमन नेम क्या है। ओके। ग्लोबुलिन के अलग अलग टाइप हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और गामा। ठीक है। अल्फा 1 जनरली स्टेरॉइड्स वगैरह को बाइंड करेगा। अल्फा 2 स्टेरॉइडल जैसे मिलते जुलते मॉलिक्यूल्स वगैरह जो भी आपके फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E के। ठीक है। बीटा 1 स्पेशली फेरस आयरन के लिए। बीटा 2 पे जनरली जो बाइंड होती हैं आपकी ये फेनेटोइंस। ठीक है। ये जो भी आपकी ट्रॉन्कुलाइजर, मेजर ट्रॉन्कुलाइजर काइंड ऑफ ड्रग है। ठीक है। गामा ग्लोबुलिन एंटीजन वाले हैं। इसके अलावा आपको इनके भी याद रखना है, ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसकॉर्टिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। अल्फा 1, अल्फा 2 के लिए याद रखना है बच्चों सेरोप्लाज्मिन। और बीटा 1 क्योंकि आयरन बाइंड हो रहा है, ठीक है ना, तो फेरस ग्रुप है उसके अंदर, कॉल्ड ट्रांसफेरिन। ठीक है। तो समझाने वाला पॉइंट मैं समझा चुका हूँ, ये टेबल्स हैं। ठीक है ना, इसको आपको 2-4 बार रीड करना होगा, और ये रिवीजन करने वाली चीज होती है। जो समझने वाली चीज एक बार आप समझ लियो, ये आपको कहीं पे भी एक जगह नोट डाउन कर लेना है, और एक बार आपको बस ध्यान रखना है कि हाँ किसको क्या बोलते हैं, और अगर 2-3 बार आपने देख लिया तो ओके। ठीक है। चलो, मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका है वो, अब सबसे ज्यादा से भी ज्यादा आप सिर्फ एल्ब्यूमिन का और अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन का याद कर लो, सारे ग्लोबुलिन के याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन का याद रखना, और एल्ब्यूमिन का भी याद रखना। ओके। ब्लड सेल से भी आपकी जो ड्रग है वो बाइंड होती है, हमारे जैसे RBC है, WBC है, प्लेटलेट है, इनसे भी आपकी ड्रग्स जो हैं वो बाइंड हो सकती हैं बच्चों। तो मोर देन 40% ऑफ ब्लड कंप्राइजेस ऑफ ब्लड सेल। ठीक है ना। तो दो कंपोनेंट होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड कंपोनेंट में RBC, WBC ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है। और सॉलिड कंपोनेंट में भी हम बोल रहे हैं RBC, WBC, प्लेटलेट में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होगा, RBC का होगा। और आरबीसी में आपकी ड्रग कहाँ कहाँ जुड़ सकती है, तो आपकी ड्रग हीमोग्लोबिन में जुड़ सकती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जुड़ सकती है, और उसकी मेम्ब्रेन। ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज और इन सब के आपको एग्जाम्पल याद रखना है। अब आप इसको फार्माकोलॉजी समझ लो। ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज से एसिटाजोलामाइड हो गया, सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड, जनरली जो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड होती है, इमिप्रामाइन, क्लोरप्रोमाजिन। हीमोग्लोबिन पे टारगेट करने वाली ड्रग फेनिटोइन, फिनोबार्बिटॉन, फिनोथायाजिन। तो ये आपको याद रखना है, कुछ ऐसी ड्रग जिनका बाइंडिंग साइट आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। टिश्यू की बात कर लेते हैं। ये सब आपके प्लाज्मा के हो गए, ब्लड के हो गए। तो टिश्यू में अगर हम बात कर रहे हैं बाइंडिंग, तो लिवर में सबसे ज्यादा बाइंडिंग होगी, देन किडनी में, क्योंकि लिवर में इसलिए होती है क्योंकि सारा मेटाबॉलिज्म लिवर में ही होना है, इसलिए उसके पास बहुत सारी बाइंडिंग साइट्स हैं। देन किडनी, देन लंग्स, देन मसल्स। ठीक है ना। तो ये भी ऑर्डर याद रखना है। ठीक है। कि बाइंडिंग का जो ऑर्डर है, लिवर, किडनी, लंग्स और मसल्स। ठीक है। ओके। ये सारी ड्रग याद नहीं रखना है, कौन सी ड्रग कहां पर बाइंड होती है, जस्ट सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन ऑर्डर आपको याद रखना है। ठीक है। एक बार जस्ट आप रीड कर लेंगे, लेकिन ऑर्डर जो है वो याद रखना होगा। डिफरेंस बिटवीन, मैं ये सारा डिफरेंस आपको समझा चुका हूँ। ठीक है। तो डिफरेंस जो मैंने समझाया वहां पे आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी टेक्निक है बच्चों जिनसे आप निकाल सकते हो,
ठीक है। अगर आपको डिटरमाइन करना है प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग का इंटरेक्शन वगैरह, अगर आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है, तो आप ब्लड सैंपल कलेक्ट करके, ठीक है, फ्री ड्रग को, बाउंड ड्रग को, इनको आप कैलकुलेट कर सकते हो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से, फ्लोरीमेट्री से। इनडायरेक्ट मेथड में जैसे हमने बात की कि आपको पता है आपने टोटल ड्रग कितनी दी हो, डायलिसिस में फिल्टर होकर के कितनी आई है, तो वो जो आई है वो फ्री ड्रग हो गया, तो टोटल में से फ्री ड्रग माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा बाउंड ड्रग कितनी है। ठीक है, तो जस्ट सेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मेथड होती हैं। ओके, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये सारी चीजें भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि ड्यूरेशन अफेक्ट करेगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होगा, प्रोटीन का इंट्रैक्शंस कैसे होगा, तो ये सारे पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं। बस तुम लोग चाहो तो एक बार इसकी रीडिंग लगा लेना, ठीक है, पॉज कर करके। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग कंपोनेंट, अगर इसकी बात करूं तो जो प्रोटीन, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था बच्चों, अगर हाइपोएल्बुमिनिया हो गया तो प्रोटीन का कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। अगर प्रोटीन का कंसंट्रेशन सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है, तो जैसा डिसीज स्टेट की हमने बाइंड किए, ठीक है। ओके, ड्रग इंटरेक्शन ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं बच्चों कि कोई भी ड्रग का इंटरेक्शन मतलब एफिनिटी वाली बात है, उनके बीच में कॉम्पिटिटिव एक्शन हो सकता है। एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो यहाँ पर ध्यान रख लो कि बाइंडिंग साइट के अलावा जो दूसरी साइट होती हैं उनको हम कहते हैं एलोस्ट्रिक साइट। एलोस्ट्रिक साइट के लिए कभी भी कंपटीशन नहीं होता है। तो याद रखना, किसी भी एंजाइम के पास दो टाइप की साइट होती है, ठीक है, एक होती है बाइंडिंग साइट और एक होती है अदर देन बाइंडिंग साइट, ठीक है। बस एक मिनट और रुक जाओ बच्चों, ये ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश हो गया है, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, रीनल फेल्यूर, हेपेटिक फेल्यूर, ये सारे में बात कर चुका था, ये सब चीजें कहां पर आएंगी, डिसीज के अंदर आएंगी। कौन कौन से प्लॉट होते हैं ये याद रखना, मैं इनडायरेक्ट जब नॉन इक्विलिब्रियम काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे ही पढ़ाऊंगा, बस फिलहाल में आपको ये नाम याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोटीन बाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट पूरा। नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और ये सारे जो प्लॉट हैं इनके बारे में मैं तुमको नॉन इक्विलिब्रियम काइनेटिक में बताऊंगा। ओके, other than active binding site, the site present in enzyme or any protein is called allostric site, ठीक है। ओके, थैंक यू।